हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और कॉन्सेप्ट मगप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। जो आपके चैप्टर का नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये जो चैप्टर आपके क्लास 9 पे बेस्ड है, तो अगर आपके क्लास 9 का रिवीजन अच्छे से है, आपको अच्छे से है तो आता है सब कुछ, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आपको थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा कि आपको रिवाइज करवा के हम आगे बढ़ें और उसको कंटिन्यू करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे इसका नाम ही बताता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब क्या है, यहाँ पे पेयर्स हैं। ठीक है, पेयर किस चीज़ के हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि कोई लीनियर इक्वेशंस हैं जो टू वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके बनी है। ठीक है, तो अब थोड़ी सा इनके नाम को पहले समझते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, टॉपिक समझ में आ जाएगा, तो आप पूरी एक्सरसाइज से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जो आपको टॉपिक होता है वो खुद ही बहुत कुछ बता देता है एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, चलिए ये समझते हैं पहले। ये सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंग्लिश होती है, ठीक है, तो आपको इसमें समझना हो कि क्या लिखा हुआ है। खासकर मैं मैथ्स और टेक्निकल टर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो आपको अगर शुरुआत से चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप लास्ट से, जिस तरफ से हम अपोजिट साइड से जहाँ पे आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है, आप उधर से समझना शुरू करेंगे। उधर से शब्दों को तोड़ तोड़ के, ब्रेक कर करके समझना शुरू करेंगे। आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा कि चीज़ें लिखी क्या है। ठीक है, देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए लिखा है फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। मतलब क्या है, जो आप लास्ट टर्म है, लास्ट वाला टर्म क्या है? बिल्डिंग है। ठीक है, तो बिल्डिंग की फाउंडेशन हम उल्टा समझते हैं हमेशा इंग्लिश में चीज़ों को। ठीक है, तो आप इधर से शुरू करिए, आपको पूरा टर्म समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे हम वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। क्या क्या बताया था? एक बताया था आपको कॉन्स्टेंट बताया था, याद है? दूसरा क्या बताया था आपको? वेरिएबल्स बताए थे, पहले बता चुके हैं, या बेसिक्स हमको पता होनी चाहिए। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड नंबर। ठीक है, फिक्स्ड नंबर्स। ठीक है, इन्हें समटाइम्स हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, रियल नंबर भी बोल देते हैं। मतलब कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। जब हम नंबर्स की बात करते हैं जिनकी वैल्यू बदलती नहीं है, 6 है तो 6 ही रहेगी, 7 है तो 7 ही रहेगी, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, वो कांस्टेंट होती है, वो हमेशा हर स्थिति में, चाहे आप जमीन पर लिखें चाहे पहाड़ पर जाके लिखें, वो 7 है तो 7 ही रहेगा। ठीक है, आप चाहे चौथी इक्वेशन में लिखें चाहे 105th इक्वेशन में लिखें, वो सेम ही वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, अपनी वैल्यू को नहीं बदलता है। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज वेरी करती रहती हैं। ठीक है, आप इनके लिए कोई भी सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? सिंबल। आप एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती हैं। हम क्या करते हैं? एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ और मान लेते हैं, वाई इक्वल टू समथिंग कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे जेड इक्वल टू समथिंग मान लेते हैं। हमेशा अपनी क्वेश्चन के हिसाब से हम इनकी वैल्यू बदलते रहते हैं, ये वैरी करते रहते हैं। इन सबकी वैल्यूज कभी भी फिक्स नहीं होती हैं। तो यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं? दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो कोई दो वेरिएबल मान लेते हैं। नॉर्मली मैंने आपको सिखाया है कि आप नॉर्मली जो मैथ्स में इक्वेशन लेते हैं तो एक्स और वाई मान के लेते हैं। ठीक है, जो इससे पहले वाला चैप्टर था, चैप्टर 2, वहाँ पे हम अल्फा बीटा गामा वाली इक्वेशंस मान के चल रहे थे। ठीक है, पर जब कभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ज्योमेट्रिक की बात करते हैं तो उसमें 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड, तो हम मोस्टली पहले वाले को एक्स, दूसरे वाले को वाई मान के ही इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए, टू वेरिएबल्स की बात है। ठीक है, उसके पहले टू वेरिएबल्स मतलब क्या होगा? एक ही आपका वेरिएबल होगा एक्स, दूसरा वेरिएबल कौन सा होगा? वाई होगा। इतनी चीज क्लियर है? अब कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब एक लीनियर इक्वेशन लिखी गई है। ये चैप्टर, ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, जिसकी इक्वेशन क्या थी। लेकिन लीनियर इक्वेशन क्या होती है मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। लीनियर इक्वेशन क्या होती है बताइए? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपकी लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, इसमें देखिए कितने वेरिएबल्स हैं? एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है। ये दोनों क्या है बताइए? एक्स और वाई क्या है यहाँ पे? वेरिएबल्स हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? और जो आपका ए, ये जो बी है आपका, ये वाला बी, और ये जो सी है, ये तीनों चीजें क्या है यहाँ पे? ये नंबर्स होंगे कोई, यानी कि 1x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट से तो होंगे, नंबर्स होंगे ना इनकी जगह पे। नंबर्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे पेयर की बात कर रहे हैं, मतलब एक इक्वेशन ऐसी होगी, दूसरी एक और इक्वेशन ऐसी होगी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, दो इक्वेशन हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है उसको समझिए। यहाँ पे दोनों इक्वेशन है, ए एक्स। भैया क्या डिफरेंस है? एक ही चीज़ तो दो बार ली थी, मतलब क्या हुआ? तो दोनों को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग बताने के लिए हम क्या करते हैं? जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पहले वाले को आप a1 लिखोगे, b1 लिखोगे, c1 लिखोगे, और दूसरे वाले को क्या लिखोगे? a2, b2 और c2। ठीक है, अब देखिए दो अलग अलग इक्वेशन हो गई, नहीं होंगी। अब ये दोनों मिला के ही आपका क्या बन जाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन हो गई, दो वेरिएबल्स की मदद से हो गई, और इनका पेयर साथ में मिलकर क्या बन गया? ये दोनों चीजें मिल गए, आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब जब इस पूरे चैप्टर को आप सॉल्व करेंगे तो वहां पे दो इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे, उनको आपस में देखेंगे कि किस तरह से एक दूसरे के साथ वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, और फाइनली उसका क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपकी हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, इसको अच्छे से समझते हैं कि ये क्या काम करती है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए पेज चेंज कर लें, फिर उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने अपना नया पेज लगा लिया है। ठीक है, हेडिंग डाल लिया लीनियर इक्वेशन। ये ई की एन लिखा हुआ है, इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप में से कोई कंफ्यूज हो रहा हो कि क्या लिखा हुआ है, उसके सेंस में बता रहा हूँ। ये कैपिटल ई है, ये उसके आगे क्यू है इक्वेशन का, और पावर में एन लिखा हुआ है। तो इक्वेशन को इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इसी चीज़ को आप छोटे तरह से भी लिख सकते हैं, स्मॉल ई, स्मॉल क्यू, स्मॉल एन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है बताइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, क्या होती है बताइए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। देखिए, जब पेयर की बात करेंगे तब हम A1 B1 C1 लगाएंगे। जब आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ यही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के केस में यही तो होती है लीनियर इक्वेशन, दोनों ही केसेस में यही तो लिखते हैं। बस A1 A2 कर देते हैं, B1 B2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हियर हम इसको अच्छे से डिफाइन कर देते हैं इस इक्वेशन को। हियर A, B, C आर, क्या बताया मैंने, तीनों क्या होते हैं बताइए, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ये तो बताया था आपको अभी, यानी कि नंबर्स होते हैं कुछ की जगह पे, है ना। और क्या होते हैं, आप इसे ये भी कह सकते हैं, दैट इज A, B एंड C आर रियल नंबर्स। ये तो बताया था। ठीक है, ABC को आप कांस्टेंट बोल लें या फिर आप इन्हें रियल नंबर्स बोल दें, दोनों का मतलब एक ही हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पे x, y आर वेरिएबल्स। x y क्या है बताइए, यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल्स हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, द पावर, या फिर आप इसे डिग्री बोल दें, ऑफ x एंड y इज 1। यहाँ पे x और y की जो पावर होती है कितनी होती है बताइए स्टूडेंट्स, वो 1 ही तो होती है, तभी तो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि, है ना, यहाँ पे लिखें सिंस द पावर या फिर डिग्री ऑफ x एंड y इज 1, देयरफॉर, इसी वजह से क्या होता है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने इससे पहले वाले सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ था, हमने ये तो पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में होती है जिसकी पावर 1 होती है, पावर 2 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी तो क्यूबिक हो जाएगी, यही तो था। ठीक है, तो लीनियर में हमेशा पावर कितनी होती है, 1 होती है, ये हम पढ़ के आए थे। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक्स, तीन हमें हेडिंग्स पता चल गई। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या, देखिए यहाँ पे A, B और जो C हैं, इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं जो फिक्स होती है। मतलब यहाँ पे फिक्स का मतलब किस सेंस में कह रहा हूँ, देखिए अगर यहाँ पे लिखा है AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप तीनों में से तीनों को ही 0 कर सकते हैं, पॉसिबल है। आप कभी A को 0 कर दें, जब मन करे B को 0 कर दें, जब मन करे C को 0 कर दें। पर इसमें एक कंडीशन और होती है, हियर, यहाँ पे A एंड B कैन नेवर बी 0 साइमल्टेनियसली। मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, जो A और B है ये कभी भी 0 नहीं होंगे। ऐसा नहीं 0 नहीं होंगे, होंगे पर साइमल्टेनियसली नहीं होंगे। साइमल्टेनियसली मतलब होता है टुगेदर, एक साथ, मतलब कभी भी टुगेदर एट सेम टाइम। मतलब कभी भी एक ही इक्वेशन में, एक ही बार में आप A और B को एक साथ 0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वरना देखिए, मान के चलिए अगर मैंने A और B को 0 मान लिया, जो ये इक्वेशन लिखी आपको समझ में नहीं आएगी क्यों लिखा गया, क्या लिखा गया। तो चलिए इसकी जगह कोई हम इक्वेशन लिख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ठीक है, यही वाली इक्वेशन हम नीचे लिख रहे हैं और यहाँ कर देते हैं लेट, मान लेते हैं A इक्वल टू 0 एंड B इक्वल टू 0। मैंने आपसे यहाँ पे क्या बताया, दोनों की वैल्यू 0 नहीं होंगी। ठीक है, पर ये क्यों नहीं होंगी, इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, अगर हम 0 मान ले तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो समझिए। यहाँ पे हमने A को 0 कर दिया, B को 0 कर दिया। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। नाउ वैल्यू को पुट कर दीजिए, A की जगह लिख दीजिए 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, B की जगह पे भी लिख दीजिए प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस C इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, आपने A को 0 लिखा, B को 0 लिखा, तो जो C वाला टर्म होगा ये भी कांस्टेंट है ना, तो ये यहाँ पे C तो आएगा नहीं, ये 1 2 3 4 कुछ भी आएगा। तो चलिए मैं इसे 9 बना दे रहा हूँ, 9 आराम से बन जाएगा। मान लीजिए 9 बना दिया मैंने इसे, तो C की जगह पे क्या है 9। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई इससे मतलब नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 9 लिया है। आप 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म भी पूरा 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचा लेफ्ट साइड में, सिर्फ और सिर्फ 9 बचा, इक्वल टू 0। अब बताइए किस हिसाब से कभी भी पॉसिबल है कि 9 0 के बराबर हो जाए, कोई लॉजिक है क्या। ठीक है, तो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, सिंस LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब LHS RHS बराबर नहीं है। ठीक है, देयरफॉर द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने अभी यहाँ पे साइमल्टेनियसली वाला बताया। हमने यहाँ पे क्या किया,
अगर आपने इसके पहले वाले चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो मैंने आपको सिखाया था, जो चीज़ आपको प्रूफ करनी हो आप उसका उल्टा मान के चलिए। हमें क्या प्रूफ करना था कि ए और बी कभी भी साथ में जीरो नहीं हो सकते, तो हमने यहाँ पे क्या माना, उसका उल्टा माना। क्या मान लिया, दोनों जीरो हैं, ठीक है। जो कि इक्वेशन फॉल्स आ गई, फॉल्स आ गई मतलब जो हमने माना था वो गलत है, यानी कि इसकी उल्टी बात है, मतलब दोनों साथ में जीरो नहीं होंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया आप लोग को। आगे बढ़े नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं, नए पेज पे चलते हैं, ठीक है। नया पेज लगा लें फिर डिस्कस करते हैं आगे में क्या करना है। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने अपना नया पेज लगा लिया है। जो हमारा नया टॉपिक है वो ये है, टाइप्स ऑफ लाइंस फॉर्म इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस हैं उसकी मदद से, यानी कि दो इक्वेशंस की मदद से हमारी कितनी तरह की लाइंस फॉर्म होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वही बात जो मैंने आपको बताई थी, आप इधर से समझने की कोशिश करेंगे, आपको पूरा सेंटेंस समझ में आ जाएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितने तरह की लाइंस फॉर्म होती हैं, तो यहाँ पे 3 तरह की लाइंस फॉर्म होती हैं, ठीक है। कितने तरह की लाइंस फॉर्म होती है स्टूडेंट्स बताइए। यहाँ पे 3 तरह की लाइंस फॉर्म होती हैं, ठीक है। आराम से दूर दूर लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। बहुत अच्छे से चार्ट बनवा दे रहा हूँ आपको, हेरेडिकल पूरा चार्ट है ये, आपको समझ में आ जाएगी कौन सी चीज़ आ कहाँ से रही है, ठीक है। देखिए जो सबसे पहली वाली लाइन आपके पास होती है वो होती है आपकी को इंक्लाइंड या फिर ओवरलैप्ड। कौन सी होती है, ओवरलैप्ड लिख लीजिए, मतलब एक के ऊपर एक, ओवरलैप्ड, ठीक है। या फिर इसे और को इंक्लाइंड भी बोलते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड, इनक्लाइंड, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है बताइए। यहाँ पे होती है आपके पास ये पैरेलल लाइंस, PARA, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये दोनों लाइंस हैं, ठीक है। अब तीसरी वाली कौन सी बची बताइए यहाँ पे, इंटरसेक्शन वाली लाइन, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये सेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ये क्या क्या होती हैं इसको समझिएगा। देखिए पहले ये दोनों समझाता हूँ, ये दोनों आप समझ जाएंगे, उसके बाद फिर आप ये समझ पाएंगे। पहले पैरेलल लाइंस समझिए। देखिए मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये इसका नाम है L1, ठीक है। मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी है, इसका नाम है L2, ठीक है। तो ये जो L1 और L2 है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस हर तरफ से सेम हो तो ये पैरेलल लाइंस है। मतलब एक दूसरे को मैं इसको कितना भी एक्सटेंडेड कर दूं, इस तरफ राइट साइड या लेफ्ट साइड में इनको कितना भी एक्सटेंड करूं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जाके दोनों एक दूसरे से मीट नहीं होंगी। जब कोई लाइंस आप कितना भी एक्सटेंड करें, पर पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइंस का मतलब है ये ऐसी लहर जैसी नहीं हो रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस है ये। हम जब यहाँ पे ग्राफ में बात करते हैं तो हम सिर्फ स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे कर्व ऑफ ग्राफ या इस तरह की कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीधे स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप दो लाइंस हैं आपके पास L1 L2, और आप इनको कितना भी एक्सटेंड कर दें इनफाइनाइट टाइम्स तक, ठीक है, ये कभी भी आगे जाके कहीं पे भी मीट नहीं होंगी, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो इस तरह की लाइंस को आप बोलते हैं पैरेलल लाइंस। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है जो आपके रेलवे ट्रैक्स होते हैं, आप उसे कितना भी एक्सटेंड करें वो दोनों आगे जाके कहीं पर भी मिलते नहीं हैं, ठीक है। चलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, देखिए मान लीजिए आपकी कोई लाइन है L1, ठीक है। लाइन कौन सी है, L1। एक आपने लाइन ड्रॉ कर दी ग्राफ के ऊपर, फिर एक दूसरा आपने ग्राफ ड्रॉ किया जो बाई चांस कहीं से भी काट के, यहाँ से कहीं से भी काट के निकल जाए, ठीक है। इसका नाम क्या देते थे हम, इसे मान लेते हैं L2 नाम दे दिया, ठीक है। तो जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, काटती है, ठीक है, ठीक है। तो जब कोई एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करे, ठीक है, देखिए इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना, बाइसेक्ट मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में काटना। तो हम इंटरसेक्ट वर्ड इसलिए यूज करते हैं, बाइसेक्ट की यूज नहीं करते, क्योंकि बाइसेक्ट मतलब होता है जो बिल्कुल बराबर बराबर काटना। तो गारंटी तो है नहीं कि लाइन हमेशा बराबर ही कटेगी, कभी एक तरफ, जैसे देखिए यहाँ पे इधर वाला पोर्शन छोटा है इधर वाला बड़ा है, तो इसलिए हमने इंटरसेक्ट वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स इस तरह से होती है, जब कोई एक लाइन दूसरी लाइन को इस तरह से कट कर दे किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं। अब आप इन दोनों लाइन्स को उठा लीजिए, मान लीजिए दोनों की लेंथ बराबर है, ठीक है। L1 इतनी बड़ी है, L2 इतनी बड़ी है, मैंने L1 को उठाया L2 के ऊपर रख दिया बिल्कुल, ठीक है। तो एक लाइन दूसरी लाइन की एग्जैक्टली ऊपर अगर मैं लिख दूं तो आपको पीछे वाली लाइन दिखाई देगी क्या, नहीं दिखाई देगी ना, ठीक है। वही बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे है, जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन निकल जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग या फिर को इंक्लाइंड, यानी कि एक के ऊपर एक दूसरी लाइन, ठीक है। तो यही आपका L1 होगा, यही वाली लाइन उसी के ऊपर से L2 निकल जाएगी, तो यही आपकी L2 होगी। यानी कि आप कितना भी खींच दें एक के ऊपर एक ही रहेंगी, दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि दोनों की जो इक्वेशंस हैं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए इन तीनों ही टर्म्स में आपको क्या दिखाई दिया, L1 L2 L1 L2 L1 L2, मैंने तीनों में लिखा ना, ठीक है। तो आपको जब तीनों को ही सॉल्व करना होगा, मतलब तीनों में ही, आपको पहले तो पता नहीं होगा कि कौन सी वाली लाइन आने वाली है, उसके चार्ट है, मैं आपको चार्ट बनवा देता हूँ अभी आगे चल के, तो आप समझ जाएंगे वैसे देख के, ठीक है। पर नॉर्मली आपको तीनों में किसकी जरूरत पड़ रही है, देखिए आप तीनों को मैं मर्ज कर रहा हूँ थोड़ी सा, इन तीनों में ये कॉमन सी चीज क्या आ रही है बताइए, इन तीनों में यही तो कॉमन आ रहा है कि आप दोनों में एक L1 ले रहे हैं इन तीनों में और एक L2, इन दोनों लाइंस की बेसिस पे ही तो आप बता रहे हैं कि वो
को इंक्लाइंड है, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है, इन्हीं का तो यूज़ करके बता रहे हैं L1 L2 का। ठीक है, तो ये इस बार आपका ग्राफ नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, इन तीनों को मिला के आपका जो पूरा ग्राफ है वो L1 और L2 पे बेस्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए जो आपके L1 यानी L1 क्या है, लाइन 1, तो लाइन 1 की कुछ इक्वेशन भी होगी। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, अभी हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने, बताइए, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, L2 की क्या होगी बताइए, बिल्कुल ये सेम चीज रहेगी, 2 लग जाएगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको, आगे बढ़े। देखिए अब यहाँ पे A1 B1 C1 वही सेम चीज है, मतलब क्या है, A1 B1 C1। आप इन्हें रियल नंबर लिख दें या कांस्टेंट लिख दें। ठीक है, आर रियल नंबर्स लिख दे रहा हूं मैं, रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको यहां पे क्या लिखेंगे, A2 B2 C2 आर रियल नंबर्स। ठीक है, और एक्स वाई क्या है, अपने वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स हो गए ये तीनों ABC, और एक्स और वाई क्या हो गया, वेरिएबल्स हैं। आपकी इच्छा आप उसे लिखे चाहे ना लिखे, लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। अब देखिए भाई टॉपिक ही हमारा था इसलिए हमें लिखना पड़ा, क्योंकि साफ साफ लिखा है 2 वेरिएबल्स हैं, तो लिख तो दें कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने आपको एक रूल और बताया था। क्या रूल बताया था बताइए, याद आ रहा है किसी को, कि A और B की वैल्यू कभी भी एक साथ एक टाइम पे 0 नहीं होगी। ठीक है, ये बताया था। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, जब आपको ये चीज रिप्रेजेंट करनी होती है कि A और B की वैल्यू कभी भी एक समय पे एक साथ 0 नहीं होगी, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे जो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू होगी वो कभी भी इस वाली इक्वेशन में 0 नहीं होगी। तो आप इसे क्या लिखेंगे, हमने A1 B1 लिखा है ना, तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 0। यही सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगी। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज नहीं होंगे बताइए, A2 का स्क्वायर कर दीजिए, B2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। मतलब A और B की वैल्यू साइमल्टेनियसली एक समय पे एक साथ कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छा सा चार्ट है, इसे अपने पास ड्रॉ कर लीजिए, पूरे चैप्टर में आपके काम आने वाला है। आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज आ कहां से रही है, हो कैसे रही है। अब इसके बाद मैं आपको एक बस लास्ट टेबल बना देता हूं, उसकी मदद से आप समझ जाएंगे, देखते ही पहचान जाएंगे कि वो ओवरलैप्ड लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में चार्ट बना हुआ है जो मैं बनवाने वाला हूँ, बहुत अच्छा है, आपको समझना पड़ेगा एक बार अच्छे से। आपको समझ में आ गया तो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वो चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं।